नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चलते हैं लेकर आपको एक नए विषय की तरफ। हालांकि वो नया विषय नहीं है हमारे लिए और आपके लिए भी। इसमें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और चर्चा करते रहते हैं और हमेशा चर्चा करते रहेंगे क्योंकि वो ऐसी हस्ती हैं जो अतुलनीय है, जिनके इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, उनकी हस्ती को मिटाया नहीं जा सकता, उनके इस योगदान को भी कभी नहीं खत्म किया जा सकता। ऐसी महान इतिहासकार, ऐसी पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की हम आज बात करने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं। आज हम दोनों लोग उन पे बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मिस्टर अमित जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि भारत में माता सावित्रीबाई फुले को पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में इनका योगदान अतुलनीय है। क्या इस योगदान के बावजूद इतिहास में उचित स्थान इनको मिला है? थोड़ा हमारे आप दर्शकों को बताएंगे कि इनके इतिहास को दबाया गया है, उनके इस योगदान को छिपाया गया है, ना कहीं इनका लिटरेचर सही तरीके से मिलता है, ना कभी मीडिया में सही तरीके से दिखाया गया है, ना ही कभी पेपर और अखबारों में इनकी चर्चा गहन तरीके से की गई है। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे, माफ़ी चाहती हूँ, गहरी जानकारी हमारे दर्शकों को, जो चीज़ें हम लोगों से छुपाई गई हैं। धन्यवाद डॉक्टर इनकी ये सवाल लाने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और ख़ास करके तब जब इस देश में इतिहास लेखन जो हुआ है वो बड़ा ही पक्षपाती तरीके से किया गया है। इतिहास इवन राष्ट्र की कल्पना जो है, उस राष्ट्र की कल्पना में उन मुद्दों को जिसे हम सामाजिक न्याय का मुद्दा कहते हैं, चाहे उनका मुद्दा हम कहते हैं, जो संविधान जो समाज के अंदर जिन्हें वंचित शूद्र पिछड़े के तौर पर बनाए रखा गया, हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बनाए रखा गया। ये शोषण, ये वंचितकरण या जो वंचित समाज है, वो वंचित मैं नहीं मानता कि वो किसी भगवान की कृपा से होता है। वो जो हम लोगों के धर्मों के अंदर जिसे कर्मों का फल या कर्म का फल कहा जाता है, पुनर्जन्म का फल कहा जाता है, इसको हमारे पूर्वजों ने, खास करके वैसे लोगों ने जो शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़े और जो समानतापूर्ण समाज बनाने की बात किए, उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया है जिसमें सर्वोच्च स्थान मिलता है महात्मा बुद्ध को, जो कहते हैं कि पूर्व जन्म कुछ नहीं होता है। और साइंस इस बात का मुखालफत करता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, आप ये डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि हम कौन थे नहीं थे। लेकिन हमारे धर्मों ने क्या किया, ये कह करके कि आप पूर्व में जो कर्म किए होंगे उसी कर्म के हिसाब से आप शूद्र बन गए, उसी कर्म के हिसाब से आपको शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, उसी हिसाब से आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। आप किसी जाति, खास जाति में पैदा हो गए और अनपढ़ गंवार भी हैं, तब भी आपको माना जाएगा कि आप बहुत बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप शूद्र वर्ग में पैदा हो गए और भले आप सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए, फिर भी आपको दलित माना जाएगा। ये व्यवस्था एक विचारधारा है, ये शोषण की विचारधारा है, ये असमानता की विचारधारा है, यह अन्याय की विचारधारा है। और व्यवस्था में जब ऐसे विचारधारा का शासन होता है तो समानता मांगने वाली विचारधारा, न्याय मांगने वाली विचारधारा, हक मांगने वाली विचारधारा और अधिकार मानने वाली विचारधारा को क्या कहा जाता है? यह विचारधारा व्यवस्था के खिलाफ की विचारधारा है। इसलिए यह देशद्रोह है, इसलिए यह राष्ट्रद्रोह है, इसलिए यह समाज द्रोह है। और यही नहीं डॉक्टर इनकी, मैं ये बताना चाहता हूं
कि भारत में जो इतिहास लेखन हुआ है, बाद के समय का बात आप छोड़ दीजिए, अभी का बात आप छोड़ दीजिए, जब महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हम लोग जान रहे हैं और लिख रहे हैं, उससे पहले जो इतिहास लिखा गया वो शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखने का इतिहास है, राजाओं का इतिहास है, नायकों का इतिहास है। उसमें आम जनता और जो 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 शासन प्रणाली, जो व्यवस्था थी, उसके विपरीत काम करने वाले जो लोग थे, उनका इतिहास ही नहीं लिखा जाता। और उसी कड़ी में आती हैं माता सावित्रीबाई फुले। उनकी विचारधारा न्याय की थी, उनकी विचारधारा समाज बदलने की थी, उनकी विचारधारा जाति पाति के धर्मांध और जकड़न वाले व्यवस्था को बदलने की थी। वो समानता चाहती थी, वो शिक्षा का अधिकार चाहती थी, वो बदलाव चाहती थी। जो ब्राह्मणवादी शोषणकारी व्यवस्था था उसमें वो बदलाव चाहती थी। और इसी वजह से इतनी बड़ी शख्सियत इस देश में हुई जिन्होंने केवल एक व्यक्तित्व उनका नहीं है, उनको मालूम है इतिहासकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया है माता सावित्रीबाई फुले के साथ। उनको क्या कहा गया? केवल ये कहा गया कि वह एक समाज सुधारक थी। उनको ये कहा गया कि वो जो पिछड़े जो वर्ग थे, उन जातियों, उन बिरादरियों जो शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। क्या केवल इतना ही सीमित था उनका व्यक्तित्व? उनके व्यक्तित्व को, उनके नेतृत्व को ये कुंद करने का प्रयास हमारे भारत के इतिहासकारों ने किया है और ये साजिशन किया है। ये उनकी मानसिकता थी, ये अनायास नहीं घटित हुआ। इसके पीछे एक योजना थी कि अगर ऐसे व्यक्तित्व को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इतिहास में जगह देंगे, तो लोग जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, उनको आदर्श मानेंगे, उस विचारधारा पर वो लड़ाइयां लड़ेंगे, तो हमारी जो सत्ता है, ये धर्म, ये जाति, ये जो आज का हिंदूवाद या हिंदू दर्शन, हिंदू, हम अध्यात्म की बात नहीं कर रहे डॉक्टर, इनकी एकदम धर्म और अध्यात्म में बिल्कुल अलग अलग वो है। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपने ये जो कहा कि बहुत बड़ा अंतर है। अध्यात्म बिल्कुल वो सत्य की खोज होती है, धर्म जो होता है वो संगठित होता है और सत्ता बनाए रखने की वो विचारधारा होती है। ठीक है, तो उस विचारधारा को कोई भी चैलेंज करने वाला व्यक्ति होगा, उसको कभी भी वैसे लोग इतिहास में जगह नहीं देंगे और उनके व्यक्तित्व को एक छोटा, मतलब एक सीमित दायरे में बांधने का प्रयास करेंगे, जैसे ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले को केवल ये कहा गया कि वो एक महज एक समाज सुधारक थे। किताबों में जब सिलेबस फ्रेम किया गया तो उस सिलेबस में एकदम पेज के आधे पेज में बोला जाता था कि ये मतलब सत्य शोधक समाज थी, उसकी स्थापना 1873 में महात्मा फुले ने किया। कभी उनकी विचारधारा, उनके दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनकी राजनीतिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता, आर्थिक क्षमता पर कभी चर्चा ही नहीं की गई। तो ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि इनके इतिहास को सीमित किया जा सके, ताकि वो लोग विद्रोह न करें, वो लोग बदलाव न खोजने लगे, जो हमेशा से शोषक वर्गों की सेवा करते रहे हैं, जो शोषित हैं, जो बहुजन हैं। और उसी का अन्याय माता सावित्रीबाई फुले को भी झेलना पड़ा। आज बहुत सारे लोग रिसर्च कर करके लिख रहे हैं। आज हम और आप अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को, उनके लड़ाइयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक, और ये शिक्षा की देन है। और उसी शिक्षा की लड़ाई माता सावित्रीबाई लड़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि समाज में अगर परिवर्तन करना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ी हथियार है। और आप जानती हैं कि शोषक वर्ग हमेशा तर्क से, शिक्षा से, आपके सोचने समझने की क्षमता से घबराता है, और उस घबराहट में उन लोगों ने इनके इतिहास को दबाया है। उनको उचित स्थान नहीं मिला। वो एक राजनीतिक दर्शन से लैस महिला थी। उनका आप वर्क उठा करके देख लीजिए। वो प्लेग, जब प्यूबोनिक प्लेग आया पुणे में, उसके लिए काम उन्होंने किया, विधवाओं के लिए उन्होंने काम किया, शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, सत्ता को, धर्म को चुनौती देने का काम। ये बिना दर्शन के, बिना एक सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के विचारधारा के हो ही नहीं सकता। और हम मानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नारीवादी विचारक थी,
जिस एस्पेक्ट को सारे इतिहासकारों ने इग्नोर किया है जानबूझकर, और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे इतिहास के साथ अन्याय हुआ। ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि आने वाले समय में उनका विहंगम जो चरित्र था उस चरित्र पर हम बातचीत करें, उस पर लेखनी करें, उस विहंगम लिटरेचर को, साहित्य को लोगों के सामने रखें, ताकि एक सामाजिक बदलाव की जो लड़ाई है वो मुकम्मल स्तर तक पहुंच सके। एक सवाल मेरा आपसे अमित जी ये भी है कि जो शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को, उस शिक्षक दिवस में जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले हैं, फिर उस शिक्षक दिवस में माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर क्यों नहीं मनाया जाता है? ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा कौंधता रहा है जब से माता सावित्रीबाई फुले के बारे में मैंने जाना, पढ़ा और समझा कि डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण क्या थे, उनका समाज के लिए क्या योगदान था, महिलाओं के लिए उन्होंने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया जो माता सावित्रीबाई फुले से अलग है, और माता सावित्रीबाई फुले को दरकिनार कर दिया गया। ऐसा इसका क्या कारण रहा? राजनीतिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं जो माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को और उस नाम से उनको बाहर कर दिया गया है। थोड़ा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? यस डॉक्टर रिंकी, एक बहुत बड़ा ही आपने वैचारिक सवाल उठा दिया है, और आपको सबसे पहले और दर्शकों को सबसे पहले या हम लोगों को भी ये समझना होगा कि निश्चित तौर पर ये एक चर्चा ये भी अलग से होनी चाहिए कि मतलब महिलाओं के सेंस में भी और पुरुषों के सेंस में भी, कि महात्मा फुले या माता सावित्रीबाई फुले या दोनों को एक साथ क्यों नहीं इस भारत के शिक्षक, प्रथम शिक्षक के रूप में और साथ ही साथ शिक्षक दिवस के रूप में, उनके जन्म दिवस को क्यों नहीं शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता? इसके पीछे जो विचारधारा है उसको समझना होगा। ये विचारधारा की लड़ाई है। आज बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो जागरूक हो रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं और अपने पूर्वजों की योगदान को समझ रहे हैं, उनकी लड़ाई को समझ रहे हैं। वो भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम शिक्षक या शिक्षक, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मानने से इनकार करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं कि उनका क्या योगदान है दर्शन में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, कि उनको हम मतलब ये बोलते हैं कि वो उनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाएं। वैसा कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन उन्होंने किया है? सामाजिक न्याय की विचारधारा के लिए क्या उन्होंने लड़ा है? तो कहने का मतलब कि वो एक अलग स्तर का एक चर्चा होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इस सवाल के जवाब में इतना बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई विचारधारा की है, और एक विचारधारा जो ये कहता है कि हमें सामाजिक व्यवस्था, जो धार्मिक व्यवस्था, जो शोषणकारी है, जो अन्याय पर आधारित है, जो लोगों के शोषण पर आधारित है, उनके मजदूरी और उनके श्रम का बेजा इस्तेमाल करने पर आधारित है, हम उसे बदलना चाहते हैं। ठीक है, और उसकी लड़ाई एक व्यक्ति लड़ता है, वो माता सावित्रीबाई फुले हैं और वो महात्मा फुले हैं। और एक ऐसी व्यवस्था की बात हम करते हैं जो यहाँ पर आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, जो आज़ादी के बाद लोग सत्ता में आए, वो भले अपने आप को लोकतांत्रिक कहें, भले संवैधानिक कहें, लेकिन उनके रगों में ब्राह्मणवादी खून बह रहा था। वो रक्त जो था वो ब्राह्मणवादी सोच का था, और उन्होंने सत्ता प्रयोजित, मानी सत्ता के विचारधारा के माध्यम से सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में संस्थागत बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वहां पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विचारधारा के पोषक थे, वो चाहते थे कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले अगर सत्ता के द्वारा रिकॉग्नाइज हो गए तो ये बहुत बड़ा मैसेज उनके लिए होगा जो सामाजिक न्याय लड़ रहे हैं, और उनके लिए भी होगा जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसका मतलब ये होता कि हम ब्राह्मणवाद का खिलाफत करते हैं, लेकिन उस पूरे पार्टी और सत्ता और सरकार में ब्राह्मणवाद का पोषण करने वाले लोग बैठे हुए थे। तो क्या आप उम्मीद करती हैं कि बदलाव चाहने वाले फुले दंपति को भारत के शिक्षक के रूप में, प्रथम शिक्षक के रूप में, या उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता?
यहीं पर ये विचारधारा आपके सामने आती है। एक ऐसी सत्ता बैठी हुई थी जिसको ब्राह्मणवादी सत्ता हम कहते हैं। वो आप कह सकती हैं सरकार में भी उसी तरह से वो मजबूत था। वो कभी नहीं चाहता था कि फूले दंपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाए। और एक ब्राह्मण को जिनका दर्शन की रचना के अलावे कोई सामाजिक बदलाव में योगदान नहीं है। अब इस देश की आप दुर्भाग्य कहिए कि जिसका कोई सामाजिक सुधार में योगदान नहीं है, जिनके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि वो अपने स्टूडेंट का थीसिस चुरा करके डॉक्टरेट हुए थे, उनको हम भारत के शिक्षक और उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुसंख्यक की लड़ाई लड़ रहा था, उसको हम क्या करते हैं? ये देश का दुर्भाग्य ही है ना। तो ये दो विचारधाराएं थी, और वो विचारधारा जिसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं वो मजबूत थी। उसने अपने ब्राह्मणवादी सोच वाले व्यक्ति और विद्वान को शिक्षक दिवस और शिक्षक के रूप में मनवा लिया, लेकिन हम लोग इसमें असफल रहे। इस बात को समझना होगा और ये समझते हुए अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और हम विश्वास करते हैं बहुत सारी इस देश की लगभग बहुसंख्यक जनता जो अपने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अपना पूर्वज मानती है, वो मानती है कि इस देश के प्रथम शिक्षक जो हैं वो क्या हैं। और जब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो आप सोशल मीडिया और बाकी चीजों को उठा के देखिए, जो बहुजन लोग हैं जो अपना पूर्वज ज्योतिबा फुले को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, आज हम ज्योतिबा फुले की जयंती और शिक्षक दिवस हम उनके जन्म दिवस पर मनाएंगे। ये बहुत बड़ा अवेयरनेस है, ये बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस है अपने लोगों के अंदर, जो सवाल उठा रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक नहीं थे और वो शिक्षक की उनके अंदर वो भावना भी नहीं थी जो सब माता सावित्रीबाई फुले में है और ज्योतिबा फुले में है। तो उनको हम शिक्षक नहीं मानते और उनके नाम पर हम शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। ये लड़ाई वैचारिक है, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की परिभाषा है, ये दायरा है। और उस दायरे से जब सोचिएगा तो कैसे थोपा गया आप पर, ये आपके ऊपर थोपा गया है। और इस थोपे हुए चीज को आप हटा सकते हैं। इसके लिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, राजनीतिक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। मैं दर्शकों को एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो ब्राह्मण शब्द है ये कोई पंडित और ब्राह्मण जाति के लिए नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ही है कि जिसको उस ब्रह्म का ज्ञान हो। ब्रह्म का ज्ञान होने का मतलब है जिसके पास नॉलेज हो, शिक्षा हो, पढ़ाई हो, सोचने और समझने की तर्क शक्ति हो, चिंतनशील हो, मनोवैज्ञानिक हो, ऐतिहासिककार हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, ये है। तो वो ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। ये ब्राह्मण कोई सिर्फ एक जाति के लिए नहीं बना हुआ है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। डॉक्टर एन के दुर्भाग्य यही है कि इसका शाब्दिक अर्थ ये होते हुए भी, ये शाब्दिक अर्थ होते हुए भी जो अपने आप को ब्राह्मण मानता है वो सबसे बड़ा अपने आप को जातिवादी मान करके चलता है कि हमारे अलावे ब्रह्म का ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। उसको जन्मजात मानता है वो, जबकि ये जन्मजात हो ही नहीं सकता। उन्होंने ब्राह्मण शब्द अपने लिए रूढ़ कर लिया है। उनको लगता है कि ये ब्राह्मण जो शब्द है ये सिर्फ हमारे लिए ही है, और सिर्फ ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति हमें ही हुई है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम ब्रह्मा से पैदा हुए हैं। बाकी तो सब शायद है कि कहीं ऐसे ही आ गए हैं, उनके अंदर कोई अंश ही नहीं है। ये चीज उन लोगों को समझनी चाहिए और हमारे अपने लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम दर्शकों को आपके बात के साथ साथ एक चीज और जोड़ेंगे कि ये जो ब्राह्मणवाद है ये एक मानसिकता है। अंबेडकर लिखते हैं और कहते हैं कि केवल ब्राह्मण जिम्मेवार नहीं है दलितों और पिछड़ों के शोषण के लिए। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये आप जिम्मेवार हो। बिल्कुल, आपके मानसिकता में ये कह दिया गया कि हम ब्राह्मण हैं, हम उनके मुख से पैदा हुए, तो आप मान लिए कि मुख से पैदा, आपने उनके सत्ता को स्वीकार कर लिया, आपने उस मानसिकता को स्वीकार कर लिया जो दास्ता की मानसिकता है। जिस दिन इस मानसिकता को आप बदल देंगे और ये कहना शुरू कर देंगे कि आप मुख से पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज्ञान पर एक अधिकार है। हम आपकी सत्ता को मानने से इनकार करते हैं, और जिस दिन ये मानने से इनकार आप कर दिए उस दिन ब्राह्मणवाद का दिन लद जाएगा। और फूले, माता सावित्रीबाई फुले या फुले दंपति, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार,
लोगों ने क्या किया, यही किया। बाबू जगदेव प्रसाद ने बिहार में क्या किया, यही किया। उस सत्ता को मानने से इनकार कर दीजिए, उस दिन से इनका पतन निश्चित है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये ब्रह्म का ज्ञान जो कहता है कि हमारा एक अधिकार है और जन्मसिद्ध अधिकार है, उस जन्मसिद्ध अधिकार को चुनौती देना जिस दिन से आपने शुरू कर दिया, उस दिन से ये जन्मसिद्ध नहीं रहेगा। बिल्कुल। और चुनौती आप तभी दे सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। इसलिए शिक्षा को अपना हथियार बनाएं और अपने अधिकारों के बारे में जानें और उसमें लड़ाई करें और अपना हक लें। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये बात मैं सरकार तक भी पहुँचाना चाहती हूँ कि ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले का जो इतिहास है उनको हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित तौर पर लगाना चाहिए। फर्स्ट क्लास से ही लगाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और अपने इतिहास के बारे में जान सकें और समझ सकें। अगला सवाल अमित जी हमारा आपसे ये है कि आज फुले दंपति के जीवन पर आधारित रचनाएं आ रही हैं एवं फिल्में भी बन रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके इतिहास एवं सामाजिक योगदान को दबाया गया है या दबा करके रखा गया है? हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर रिंकी। और पहले सवाल से काफी हद तक ये जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम कम समय में इस बात को कर सकें। ये इस बात का साक्ष्य है कि अगर फुले दंपति के रूप के ऊपर आप सोचिए कि 1897 में सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले का निधन होता है ब्यूबोनिक प्लेग से, और 1890 में ज्योतिबा फुले का देहांत हो जाता है। और आज किस सदी में हम जी रहे हैं? 21वीं सदी में। वो 19वीं सदी की बात थी और ये 21वीं सदी में जी रहे हैं। अपने यहाँ फिल्मों का इतिहास रहा है, रचनाओं का इतिहास रहा है, किस तरह से रचनाएं की जाती हैं उसका भी राजनीति सब कोई समझता है। तो आज वो रचनाएं अगर आ रही हैं, आज वो फिल्में बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति रही होगी, ना बनाने के पीछे, या उनको लेखनी में या कहें कि रचनाओं में नहीं रिकॉग्नाइज करने की भी राजनीति रही होगी। क्योंकि अगर उनको आप सिलेबस में जगह देंगे, अगर उनको रचनाओं में जगह देंगे, उनको चलचित्र या फिल्मों में जगह देंगे, तो मास लेवल पर लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। हम ही लोग का एग्जाम्पल लीजिए, हम आज फुले दंपति को इतने गहराई से जान रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या किसी भाग्य से और दुर्भाग्य से हुआ क्या कि हमको बचपन में नहीं बताया गया? हमें बचपन में जानकारी नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? इसके लिए कौन दोषी था? क्या ये व्यवस्था और सरकारें दोषी नहीं थी कि क्या माता सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले पर उनके सर्वांगीण जीवन का वाङ्मय प्रकाशित हो सकता था? बाकी लोगों पर तो हुआ, बाकी लोगों के ऊपर तो प्रकाशन विभाग ने बहुत बड़े बड़े किताबों को निकाला, लेकिन ऐसा भारत में ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले पर क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र में बहुत प्रयास के बाद वहां पर जो छगन भुजबल जी हैं और बाकी लोग हैं, जो उनका समता परिषद था, उन लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, तो ये वहां के सिलेबस में शामिल हुआ। आज वहां सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, उसकी भी एक लंबी लड़ाई का इतिहास है। लोगों ने अपनी लड़ाइयां लड़ी तब जाकर के रिकॉग्निशन मिला। आज उनके सिलेबस में है। वहां के प्रकाशन विभाग ने महाराष्ट्र के उनके जीवन पर पूरा वॉल्यूम निकाल रखा है। ये काबिले तारीफ है, लेकिन उसके लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, आप सोच के देखिए कि जिनका कोई इस देश में सामाजिक न्याय, सामाजिक वंचना, सामाजिक आप कह सकते हैं शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, उनको हमेशा गुलाम बनाए रखा गया जाति व्यवस्था पर, और जो बनाए रखना चाहते थे उन पे रचनाएं भरी पड़ी हैं जो सामंती व्यवस्था को जस्टिफाई करते थे, जो जाति व्यवस्था को जस्टिफाई करते थे। वो आप हिंदी लिटरेचर में भी, इंग्लिश लिटरेचर में भी देख सकती हैं। उस व्यवस्था को जस्टिफाई करने वालों के ऊपर लगातार रिसर्च होते रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था को चैलेंज कर रहा था, जो अपने हक की बात कर रहा था, उसको लिटरेचर में भी, साहित्य में भी हाशिए पर रखने का प्रयास किया गया। यह क्रूर राजनीति है।
ये प्योर राजनीति है। लेकिन इसको कैसे दिखाया गया? इसको ऐसे दिखाया गया कि हम तो सारे चीजों से ऊपर उठ करके सोचते हैं, हम तो बहुत वस्तुनिष्ठ हैं, हम ब्राह्मण होते भी हैं न्याय प्रिय हैं। इसका मतलब आप न्याय प्रिय नहीं हैं। जब आप कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ हैं तो निश्चित तौर पर आप वस्तुनिष्ठ नहीं हैं। तो ऐसे लोगों पर मैं साफ साफ कहता हूं कि सबसे पहले आप डाउट करिए। अगर कोई कहता है कि हम बहुत वस्तुनिष्ठ हैं तो सबसे पहले सवाल पूछिए, जरा बताइए कैसे हैं। तो कहने का मतलब मैं यही बताना चाहता हूं दोस्तों आज आपको कि माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के इतिहास को जानबूझ करके दबाया गया, बिल्कुल, ताकि वो व्यवस्था को जो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे वो ना हो। आप महात्मा फुले के लिटरेचर को उठा करके देखिए, ये वही लिटरेचर है जिसके आधार पर, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर उनको अपना आदर्श मानते हैं। उनके आदर्श कौन है? अब बताइए, खोज करके बताइए। बहुजन शब्द की राजनीति की खोज किसने की? इस दलित शब्द की खोज किसने की? आप उठा के लिटरेचर देखिए तो पता चलेगा ये फुले दंपति हैं। उन्होंने बोला कि आर्य अलग है, अनार्य अलग है, ये हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू वो है जो अपने आप को आर्य कहता है, जो आक्रांता है, जो बाहर से लोग आए हैं। जब हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं तो उनका सबसे बड़ा काट ज्योतिबा फुले के रचनाओं में मिलती है। वो कहते हैं कि जो आर्य है, जो कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं, हम एशिया माइनर से आए, तिब्बत से आए हैं, ये आक्रांता है, हम इस देश के ओरिजिनल निवासी हैं, जिसको एब ओरिजिनल कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है, जिसे आर्य रचनाओं में, साहित्यों में अनार्य कहा गया, उसको कहते हैं कि हम राजा बलि के वंशज हैं। इस तरह का वैकल्पिक राजनीति को पैदा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो फुले दंपति हैं। और इसी वजह से उनके इतिहास को दबाया गया, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो विचारधारा है, ये अनार्यों के शोषण को जस्टिफाई करता है। ये कहता है कि तुम हमेशा गुलाम बने रहो। तो उस व्यवस्था को चैलेंज करने वाली अगर विचारधारा किसी ने दिया तो वो थे फुले दंपति। और इन्हीं लोगों का सत्ता था उस समय, इसलिए इनके इतिहास को पूरी तरह से दबा दिया गया। और आज भी वो प्रयास बदस्तूर जारी है डॉक्टर इनके। जो फिल्म बनी फूले, उस फिल्म में बहुत सारे सीन को काटे गए, गानों को काटे गए, जो क्रांतिकारी गाने थे, जो बदलाव के वहां गाने थे, उनको काटे गए। मतलब आप सोचिए कि आज के भी शासन प्रशासन में वही लोग जो इस व्यवस्था, शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ज्योतिबा फुले और महात्मा। आप सोचिए 21वीं सदी में जहां संविधान सबको वाक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहां पर आज जाति व्यवस्था पर सवाल उठाने पर, शोषण की व्यवस्था पर सवाल उठाने पर अगर कोई मूवी उठा रही है तो उस पर बैन लगाया जा रहा है, उसको रोकने का डिमांड किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुजन राजनीति की असल में नींव रखी। उन्होंने बोला कि 80% लोग यहां पर अनार्य हैं और उनकी सत्ता आनी चाहिए। वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? वो लड़ाई ब्राह्मणवादी विचारधारा को खत्म करके लड़ी जा सकती है। और यही वजह है कि उनको आज भी इतिहास के पन्नों से गायब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनको उचित स्थान नहीं मिला गया। और यही वजह है कि उनके इतिहास को दबाया भी जा रहा है, जिसे हमें जानने की जरूरत है, हमें उन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। आज के आपके सामाजिक न्याय के नायक असल में कोई हो सकता है तो वो फुले दंपति हो सकते हैं। उन्हीं से आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है, ये मैं कहूंगा। बिल्कुल, बहुत आपने बारीकी से हमारे इस प्रश्न का जवाब दिया। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि किसी को आप कितना ही दबा लीजिए, अगर उसको उगना है तो उग करके ही रहेगा। आप उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते हैं, और हो सकता है कि उसके अस्तित्व को मिटाने वाले लोग स्वयं मिट जाएं। अगला सवाल हमारा अभी जी आपसे ये है कि हम नारीवादी की बातें करते हैं, इसका उदाहरण हम पश्चिमी देशों से लेते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में पहली नारीवादी विचारक एवं नेता माता सावित्रीबाई फुले हैं। इसके बारे में
आप क्या समझते हैं, बताएंगे थोड़ा आप हमारे दर्शकों को? डॉक्टर रिंकी, ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। जी। और यही कहा जाता है कि जो रिसर्च वाला माइंड होता है, वो माइंड कभी भी कही हुई बातों को एज इट इज नहीं मान लेता है। उस पे वो सवाल उठाता है कि क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है। और इसका दोष हम उनको देना चाहेंगे जो यहाँ के तथाकथित इतिहासकार रहे हैं, कि उन्होंने इतिहास में ऐसे व्यक्तित्वों को जगह नहीं दी जो माकूल जगह उन्हें मिलनी चाहिए थी। हमें नहीं लगता है कि भारत में, चाहे पूरे वर्ल्ड में आप उठा करके देख लें, तो ऐसी नेतृत्वकर्ता, ऐसी दूरदृष्टि रखने वाली विचारक पैदा हुई होंगी। बिल्कुल। आप यूरोप की बात कर ले, उनकी अपनी परिस्थितियां थीं, उनकी अपनी लड़ाइयां थी, उन्होंने अपनी लड़ाइयां लड़ी। हम भारत में रहते थे, हम जाति व्यवस्था से पीड़ित थे, अंधविश्वास से पीड़ित थे, पाखंड से पीड़ित थे और शोषण से पीड़ित थे। हमारी परिस्थितियां अलग थीं। निश्चित तौर पर उनके यहाँ औद्योगिकीकरण हुआ, जो उदारवादी शिक्षा व्यवस्था है, इंग्लिश का स्प्रेड हुआ, तो उनकी रचनाएं निश्चित तौर पर जल्दी पब्लिश हुई और उन्होंने जो जागरूक होगा वो लड़ाई लड़ेगा। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो हमको ये लगता है कि भारत में अगर नारीवाद की भी हम बात करें तो उस नारीवाद को जन्म देने वाली माता सावित्रीबाई फुले हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश की रचनाकारों, साहित्यकारों का दुर्भाग्य देखिए, जो अपने आप को क्लेम करती हैं लोग या क्लेम करते हैं लोग कि हम बहुत बड़े नारीवादी हैं, वो रियल सेंस में अगर सही मायने में कहें तो माता सावित्रीबाई फुले के योगदानों को कभी भी सही नजरिए से, व्यापक दृष्टिकोण से रिकॉग्नाइज नहीं किया। और मैं मानता हूं कि इस देश में अगर नारीवाद की पहली नेतृत्वकर्ता के बारे में हम बात करें या कहें कि कौन सबसे पहली नेतृत्वकर्ता और रचयिता हैं, तो वो है माता सावित्रीबाई फुले। ये हम लोगों को प्रयास करना होगा, आप लोगों को प्रयास करना होगा कि माता सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली नारीवादी विचारक और नेता रही हैं। आप पूरा लिटरेचर उठा करके देख लीजिए, किस आधार पर आप मानते हैं कि ये पश्चिमी देशों का विचार है। नारीवाद पश्चिमी देशों का विचार नहीं है। ये शब्द भले आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं कि हम शब्द का क्रेडिट ले कि हाँ भाई ये तो पश्चिमी देशों में गढ़ा गया था, इस शब्द का उदय यहाँ हुआ था। बात उदय का नहीं है, बात आप टेक्निकलिटी में मत फंसा करके देखिए। आप ये देखिए कि भारत में महिलाओं की पहली लड़ाई किसने लड़ी? महिलाओं के हकों की लड़ाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजाओं के खिलाफ कौन महिलाएं लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई भी हुई, बहुत सारी लोग हुई, अहिल्याबाई होलकर हुई, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। लेकिन हम उस सेंस में बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक बराबरी की लड़ाई किसने लड़ी महिलाओं के लिए? क्यों कहा जाता है माता सावित्रीबाई फुले को कि ये पहली भारत की महिला शिक्षिका हैं? इसलिए कि उन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ने का वो किया, उनके सशक्तिकरण का प्रयास किया। उन्होंने जो स्कूल खुले उसमें सभी जाति धर्मों के महिलाओं के आने की आज़ादी थी। उनकी जो दोस्त थी फातिमा शेख, वो मुस्लिम थी, लेकिन सबकी लड़ाई उन्होंने लड़ा। उनके टीम में जो सत्यशोधक समाज था वो ब्राह्मण भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें आजकल के जो बैकवर्ड है वो भी थे, वो मुसलमान भी थे, अकलियत भी, सारे लोग थे। तो एक ऐसी कल्पना या विचार रखने वाली महिला आप तुलना करके बता दीजिए पूरे भारत में कि क्या कोई है? या ऐसी तुलना करके हमको दिखा दीजिए कि पूरे वर्ल्ड में है जो ऐसी लड़ाई लड़ी हो। नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असल में भारत में नारीवाद के आंदोलन के अगर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाना चाहिए या ये कहा जाना चाहिए कि उसके आप कह सकती हैं कि संस्थापक कौन था या निर्माता कौन था, तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। हमारी आज की भी लड़ाई, महिलाओं की शिक्षा की आज की भी लड़ाई उन्हीं के लड़ाइयों से प्रेरित होती है, उन्हीं के लड़ाइयों से प्रेरित हो सकती है, उन्हीं के विचारधारा से आप आगे इसको बढ़ा सकती हैं। तो हमें लगता है कि जो कहते हैं इस देश में कि हम बहुत बड़े नारीवादी हैं, उन नारीवादियों को एक बार से फिर से सोचने और समझने की जरूरत है कि आप बाहर मत जाइए,
आपके देश में वैसे वैसे लोग हुए हैं, लेकिन उनको ये ज्यादा उचित लगता है कि हम विदेशों के किसी भी राइटर को चाहे एक्टिविस्ट को हम अपना आदर्श बना लें, लेकिन हम एक दलित और पिछड़े महिला को क्यों आदर्श माने? क्योंकि उनके मानसिकता में आज भी वही ब्राह्मणवादी सोच झलक रहा है कि हमने तो कभी लड़ाइयां नहीं लड़ी। क्योंकि उनमें भी जब उठा के आप देखिएगा तो मोस्टली रचनाकार साहित्यकार उसी ब्राह्मणवादी परिवारों से आती हैं। तो उनको ये गंवारा लगता है कि हम एक दलित और पिछड़े महिला को कैसे माने कि हमारी आदर्श है वो, तो हम किसी विदेशी को मान लेते हैं। इसमें ये बहुत चालाक होते हैं। बिल्कुल। और उनको हमें भी समझने की जरूरत है कि उनकी मानसिकता देखिए कैसे काम करते। उनके सारे लिटरेचर का रेफरेंस जो आएगा ना वो विदेशों से आता है। जो भारत में वो दलित पिछड़े जो लड़ाई लड़े होंगे उस लिटरेचर को सीधे खारिज करने की कोशिश करते हैं। अरे उनकी तो कोई रचना ही नहीं है, वो तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, उनकी तो लेखनी ही उपलब्ध नहीं। अरे बेवकूफो, तुम्हारी भी जिम्मेवारी थी ना। लेकिन वो राजनीति के तहत उस इतिहास को आप रेफर ही नहीं करेंगे तो आने वाला जो जनरेशन होगा उस लिटरेचर के नीचे जो रेफरेंस लिस्ट देखेगा तो उसमें सावित्रीबाई फुले का लिटरेचर नहीं मिलेगा, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वहीं से उनको खत्म कर दीजिए। तो हम मानते हैं इस देश में नारीवाद की पथ प्रदर्शक संस्थापक माता सावित्रीबाई फुले हैं, और ये उनको जानना ज्यादा जरूरी है जो बहुसंख्यक है, जो गरीब हैं यहाँ, जो शोषित हैं यहाँ, जो महिलाएं हैं। और उनकी राजनीति को भी समझिए जो इनके योगदान को इसलिए नहीं स्वीकार करते क्योंकि उस ब्राह्मणवादी सोच से वो पीड़ित है। तो यही हमारा जवाब होगा डॉक्टर इनकी इस सवाल के जवाब में। बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। एक प्रश्न हमारे दिमाग में और आ रहा है कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में वो हर गरीब आदमी तबके तक उनकी आवाज़ जाए, जिससे जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जिनके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो अपने पूर्वजों का इतिहास किस रूप में जाने और कैसे जाने, उन तक ये बातें हमारी कैसे पहुंचाई जा सकती हैं, कैसे पहुंचाना चाहिए जिससे इनकी आवाज़ जन जन तक, उन शोषितों तक पहुँचे। इसके लिए हमें क्या नई पहल करनी चाहिए? हमारे दर्शकों को बताएंगे आप, हम क्या इसमें नया कर सकते हैं? जी डॉक्टर इनकी 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि कोई भी इतिहासकार या लेखक या साहित्यकार अगर माता सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखता है या कहता है तो उस पर अंधा विश्वास न करें, क्योंकि इतिहासकार भी किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है। वो अगर ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रेरित होगा तो उनके वैसे वैसे विचारों को ला करके आपके सामने रखेगा जिससे आपको ये लगेगा कि वो ब्राह्मणवाद को गलत नहीं मानते थे, हिंदू धर्म को गलत नहीं मानते थे। तो उनसे सबसे पहले आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इतने सालों में, आज़ादी के बाद भी 75-76 सालों में आपके दिमाग में यही फीड किया गया है कि वो केवल एक समाज सुधारक थे, जबकि वो बहुत बड़े राजनेता थे महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले। इस बात को कभी भी आपके सामने नहीं लाया जाता। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये लिख रहा है उसके मानसिकता पर, और एक बात कभी भी भूल मत करिएगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेखक वस्तुनिष्ठ होकर के लिखता है। ठीक है, और निश्चित तौर पर कुछ फैक्ट्स, कुछ कलेक्शन करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन उसका होता है। वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, कैसे लिखता है। और खास करके जब आप सामाजिक न्याय की लड़ाई में उन बहुजन नायकों की बात करते हैं तो इस देश ने बहुत बड़ा अन्याय उनके साथ किया है, और इसीलिए किया है क्योंकि जो लेखक और रचयिता थे वो हमेशा सत्ता संरक्षित थे और सत्ता की विचारधारा से प्रभावित थे। तो पहला काम हमें क्या करना होगा? पहला काम, हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो सोच थी, जो दायरा था, उस दायरे को हम ढूंढें और फिर से उसके बारे में लिखें, और वो लिटरेचर लोगों तक पहुंचे जिनको हमें देना चाहिए। दूसरी बात कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक छोटे छोटे बुकलेट्स बना करके, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अपने लोगों तक पहुंचाए। उन्हें वैचारिक हमें ट्रेनिंग देना होगा कि हमारे आदर्श कौन हैं। आज के युवाओं में, खास करके बहुजन समाज के जो हैं, उनको क्या किया जाता है मालूम है?
मालूम है? उनको ब्राह्मणवादी सहित बड़े छोटे छोटे बुकलेट के तौर पर मैसेजिंग के फॉर्म में, व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में उनको इस तरह से उनका कल्चराइजेशन किया जाता है कि वो अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानते हैं, लेकिन शोषण करने वाले मंत्र और आदर्श जो है ना उनके दिमाग में फीड होते जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि हमसे कराया क्या जा रहा है, कौन हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। ये समझाने की जरूरत है कि तुम्हारे महापुरुष कौन है। यहाँ पर महापुरुष बहुत हैं। एक वो महापुरुष होते हैं जो आपके शोषण को बनाए रखना चाहते हैं, और एक महापुरुष वो हैं जो आपके शोषण को हटाना चाहते हैं, शोषण को खत्म करना चाहते हैं। ये भेद करना पड़ेगा कि हमारे महापुरुष कौन है। हमारे महापुरुष हमारे घरों में किसकी मूर्ति होनी चाहिए, किसका लिटरेचर होना चाहिए, ये हमारे बच्चों को बताना होगा। और इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म में जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीडियम में हमें डिस्कस करने की जरूरत है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीवी प्रोग्राम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डीपी लगा करके हमें अपने महापुरुषों के मैसेज को और उनके व्यक्तित्व को लोगों के दिमाग में बैठाना होगा कि ये तुम्हारे आदर्श हैं। क्योंकि उनके दूसरे आदर्श को, मतलब जो उनका आदर्श नहीं है, उनको उनके दिमाग में फीड किया जा रहा है रोज 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 रोज। हमें उसे बदलना होगा। ये हमारे जैसे युवा ही कर सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि किस किस विचारधारा से हम शोषित हो, हमारा शोषण हो रहा है। कौन सी विचारधारा शोषण करने वाली विचारधारा है, किससे हमारा जनरेशन आगे बढ़ेगा, कैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी आगे बढ़ेगी, कैसे बहुसंख्यक समाज का हक मिलेगा। और ये तभी होगा जब हम ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को अपने घरों में बैठाएंगे, अपने कल्चर में शामिल करेंगे। हम उनकी केवल मूर्ति की पूजा करने की बात नहीं कह रहे हैं कि आप अगरबत्ती दिखाइए, नहीं, उनके विचारों की पूजा करिए, उनके विचारों पर काम करिए, सोचिए, समझिए कि उस लड़ाई को हमें कैसे आगे बढ़ाना। और न्यू जनरेशन से हमारा बड़ा मतलब विनम्र आग्रह है कि आप अपने पूर्वजों का इतिहास उठाइए, पढ़िए उसको, तभी आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे। अन्यथा जो आपके सामाजिक न्याय के खिलाफ की लड़ाई है, जो सामाजिक अन्याय की लड़ाई है, जो शोषण की विचारधारा वाली शक्ति है, वो आपके खिलाफ बहुत ही मजबूत हो सकती है। और फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप सामाजिक न्याय का समाज स्थापित कर सकें। बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। सभी प्रश्नों का आपने हमारे बहुत बारीकी से जवाब दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक इसको जरूर गंभीरता से लेंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे। मेरी गुजारिश भी है कि युवाओं के साथ साथ जो हमारे अपने समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन तक, उन दबे कुचले लोगों तक, उस हाशिए में खड़े लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। किसी भी माध्यम से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिनसे हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए। ये काम हम सबको मिलकर के करने की ज़रूरत है। अपने पूर्वजों के इतिहास को जानने की ज़रूरत है, उन पे विचार करने की ज़रूरत है और उन पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरी ये भी गुजारिश है कि आप लोग गुलामगिरी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप गुलामगिरी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग का जो तीसरा नेत्र है, आपकी जो तीसरी आंख है ना, शायद है कि उसको पढ़ने से आपकी खुले और आप उस बात को बहुत गंभीरता से समझ पाए। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पढ़ता है ना किसी के बताने से, और जब वो स्वयं इसको जीता है, तो उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बताने से लोग उतना इंस्पायर नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत हमारी आप सभी को पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आनी भी चाहिए, क्योंकि हम आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हमेशा नया नया विषय लेके आते रहते हैं। आप हमको सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपका कोई विषय हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हम उम्मीद करते हैं उसमें हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।